नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। शाम के 5 बज चुके हैं और सत्ता के महासंग्राम के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है विकास सक्सेना। रोज की तरह आज हम हरियाणा से शुरुआत करेंगे और कश्मीर पे आकर के खत्म करेंगे, लेकिन हरियाणा में आज शुरुआत करने के लिए जो खबर हम ले जा रहे हैं वो खबर के अलावा एक एनालिसिस भी है कि जिस तरीके से अंदर भीतरघात चल रहा है कांग्रेस के भीतर में, जिस तरीके से नेताओं के बीच में टकराहट चल रही है, उस पर आज हम आपको दिखाएंगे। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। प्रतिक्रिया ये है कि कुमारी सैलजा जो कि कांग्रेस की सांसद है और हुड्डा के साथ एक तरीके से चुनौती पेश कर रही हैं और पार्टी में मुख्यमंत्री पद की दावेदार है, लेकिन हुड्डा की जिस तरीके से चल रही है पार्टी के भीतर में जो वर्चस्व है उसको लेकर के दोनों नेताओं के बीच में टक्कर चल रही है। और सैलजा ने करीब एक सप्ताह से ज्यादा हो गया है कांग्रेस के प्रचार के लिए वो मैदान में उतरी नहीं है। इस बीच मैदान में उतरने की खबर के बीच में जो है एक खबर यह भी आ रही है कि हुड्डा समर्थकों ने सैलजा के लिए कुछ अपशब्द भी कहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और पूर्व मुख्यमंत्री ने सैलजा को बीजेपी में आने का इसी बीच में ऑफर दे दिया। उन्होंने कहा कि दलित बहन का अपमान हुआ है, वो आए तो हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि सैलजा पार्टी से नाराज क्यों? आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं और बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिससे कुमारी सैलजा जो है वो नाराज है और कांग्रेस को लग रहा है कि उन्हें अगर नहीं मनाए तो शायद खेल बिगड़ भी सकता है। केवल क्या है ग्राफिक्स के जरिए एक बार आपको चलिए स्क्रीन प्ले कीजिए। ग्राफिक्स सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि नाराजगी का क्या कारण है, कौन से ग्रुप हैं और क्यों आखिर अंतरकलह से कांग्रेस जूझ रही है ऐसे वक्त में जबकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है। दहलीज पर सूबा खड़ा है, लेकिन नाराजगी क्या है? टिकट वितरण में हुड्डा गुट को वरीयता मिली है, यानी कि ज्यादा टिकट उस तरफ गुट में गए। 78 जो सीट है टिकट जो है वो कहते हैं कि उनके हुड्डा पाले गुट में को मिली है। केवल 7 टिकट जो है इनको दी गई है। नाराजगी के कारण अभी तक कैंपेनिंग में नहीं गई हैं, चूंकि इन्होंने जो नाम दिए थे उनको टिकट नहीं मिला तो वो उकलाना से खुद चुनाव लड़ना चाहती थी सैलजा, लेकिन कांग्रेस ने उनके भतीजे को, हर्ष जो है उनका भतीजा, उनको ऑफर किया था। चूंकि ये सांसद हैं तो इन्हें टिकट नहीं दिया था और ये फार्मूला जो है चूंकि हुड्डा का है इसलिए जो है नाराजगी है। उनके गुट के 90 में से केवल 7 टिकट जो है सैलजा को दिए गए हैं। 78 उम्मीदवार जो है वो हुड्डा गुट के हैं और शायद यही एक बड़ी वजह है कि उनको लग रहा है कि उन्हें नज़रअंदाज किया गया है पार्टी में हरियाणा में और इसी वजह से वो नाराज चल रही है और प्रचार के लिए वो नहीं आ रही है। सांसद जयप्रकाश ने कुमारी सैलजा पर विवादित बयान भी दिया था। ये जो सांसद जयप्रकाश हैं हुड्डा गुट के माने जाते हैं और उन्होंने नेताओं के जातिगत टिप्पणी की थी। सैलजा पर हुड्डा गुट के नेताओं ने जातिगत टिप्पणी की थी, जिसके बाद से नाराजगी और जो खाई है वो खाई और बढ़ गई है। और उसके बाद से ही बीजेपी के नेताओं ने सैलजा के लिए कहा है कि वो अगर बीजेपी में आती है तो उन्हें सम्मानजनक स्थिति में सम्मानजनक जगह दी जाएगी और उनका पूरा सम्मान किया जाएगा। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने भी ऑफर दिया है और जो नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री हैं कार्यकारी, उन्होंने भी कहा है कि सैलजा अगर आती हैं तो उन्हें जो है सम्मानजनक जगह दिया जाएगा। और इस बीच में उनका बयान भी आया है जो बसपा के जो है आनंद तो देखिए बयानबाजी बिल्कुल चल रही है और बीजेपी ने साफ संदेश दिया कि हम वेलकम करते हैं। लेकिन चलिए ग्राफिक्स हटाएंगे। अब ये हमने आपको समझाया कि क्या कुछ कारण रहे हैं, अब आपको ये भी बताते हैं दरअसल कि वेलकम करने के लिए बीजेपी बैठी है, लेकिन ये बड़ा दाव हो सकता है क्योंकि कुमारी सैलजा बड़ा दलित चेहरा मानी जाती है। बड़ा दलित चेहरा, 21% वोट जो है वो दलितों का है वहां पर। बिल्कुल, तो ये बड़ा आंकड़ा इफेक्ट करेगा चुनाव में। तो ये अगर दलित वोट अगर कहीं अगर सैलजा के पास वोट बैंक है तो ये देखिए ये उनके लिए राजनीति में कहीं लिटमस टेस्ट भी है कि अगर आपके रहने से पार्टी में वोटों का ट्रांसफर होता है, यार आप जहां जाते हैं आपके साथ वोट ट्रांसफर होता है, तो नेता का कद जो है, नेता का प्रभाव उसी में देखा जाता है कि आपके आने जाने से वोटों का ट्रांसफर कितना होता है। और एक सिंबॉलिक एक असर तो एक संदेश तो जाएगा ही। अगर सैलजा जो है कांग्रेस की बड़ी नेता है और दलित नेता के रूप में पहचान है, तो अगर वो कांग्रेस से नाराज हैं तो कांग्रेस को इस बात का, हालांकि जो कांग्रेस आला कमान है, जो केंद्रीय नेता है, वो उन्होंने इंटरफेयर किया है और सैलजा कुमारी से बातचीत चल रही है। लेकिन सैलजा मानती है कि नहीं मानती, क्योंकि टिकट का बंटवारा तो हो चुका है। टिकट देने के बाद लोगों ने नॉमिनेशन भी कर दिया है और मुख्यमंत्री बनने की जो ख्वाहिश सैलजा की थी उन्होंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि सांसद हैं वो और सांसद रहते हुए जब वो विधायकी का टिकट कोई मांगता है कोई सांसद, तो इसका मतलब साफ है कि उसकी ख्वाहिश है वो मुख्यमंत्री बनने की है। और इसीलिए हुड्डा ने पहले ही साफ कर दिया था और आला कमान से भी ये कहलवा दिया था कि कोई भी किसी भी सांसद को जो है वो
टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि इधर जैसे अनिल विज साहब ने दावा ठोक दिया है, बिल्कुल ऐसे ही शैलजा जी ठोक नहीं पाई है, लेकिन अंदर खाने ही सही जो नाराजगी है उसका विपक्षी पार्टियां लाभ ले रही हैं। शैलजा कुमारी को मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी में आने का ऑफर दिया, वहीं बीएसपी ने भी उनको अपने साथ आने की बात कह डाली है। आकाश आनंद ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से दलितों का अपमान किया है और आगे भी करती रहेगी। जो पार्टी नेता का सम्मान नहीं कर सकती वो दलित जनता का क्या सम्मान करेगी? आइए पूरे मामले में नेताओं की क्या कुछ बयानबाजी अभी तक आई है वो भी आपको सुनवा देते हैं। घर के विवाद ये जग जाहिर हो चुके हैं। अब वो प्रचार करते हैं कि नहीं करते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अगर वो प्रचार नहीं करने जा रहे हैं तो उनके मन की तकलीफ को मैं समझ सकता हूँ। और वो तकलीफ केवल उनकी नहीं है, वो तकलीफ अनुसूचित जाति के पूरे समाज की वो तकलीफ है। और ये तकलीफ उनको जो उन्होंने दी है उसका सामान्य कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस ने कभी भी दलित समाज को सम्मान नहीं दिया, उसको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। आप इतिहास देखिए, बाबा साहब के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है, उनको अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया है। और फिर अशोक तंवर जो इनका प्रदेश का अध्यक्ष था, इन्होंने उसकी गर्दन को तोड़ दिया, कोई उसको पूछने नहीं गया हॉस्पिटल में। और उसके बाद अब कुमारी शैलजा की बारी है, किस प्रकार की उसको मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया। अरे जाति सूचक शब्द बोले गए, किस प्रकार से उसको अपमानित किया गया। अरे वो लीडर है, कांग्रेस की बड़ी लीडर है, उसने अपना जीवन दिया है। अगर उसकी इच्छा हुई है कि मैं मुख्यमंत्री बन सकती हूँ तो क्या आपत्ति है? अरे कोई भी इच्छा कर सकता है, कोई भी कह सकता है। आप उसको जाति सूचक शब्द बोल करके अपमानित करते हैं। कांग्रेस की सोच रही है कि गरीब व्यक्ति को, ऐसी समाज को, दलित को और दबा दो, उसको पनपने न दो। अगर कोई दलित समाज में से बड़ा नेता बनता है, कांग्रेस पार्टी उसको दबा करके नीचे कर देती है। ये कांग्रेस के डीएनए के अंदर है, ये हमें समझ रहे हैं। तो नायब सिंह सैनी कह रहे थे कि दलित नेताओं को कांग्रेस में अपमानित किया जा रहा है। बीजेपी के ऑफर के बाद से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपना घर संभाले। उन्होंने और क्या कुछ कहा ये आपको सीधा सुनवाते हैं। क्या कहा मल्लिकार्जुन ने कांग्रेस के इस ऑफर के बाद? हमारा पार्टी क्या करना, कैसा करना कांग्रेस जानती है, वो बीजेपी वालों का क्या इसमें काम है? हाँ? देखो, अपना घर पे, मैं पहले बोला, अपना घर पहले संभालने दो। और यहाँ पर जो है हमारी हाईकमांड है, सारे लोग हैं, वो संभालेंगे। और जो शैलजा की बात आप लोग कर रहे हैं, वो हमारे पार्टी की वरिष्ठ नेता है, वो पार्टी के लिए काम करेगी। वो पार्टी में पूरा ध्यान लगाकर पहले से भी की है, आज भी करेगी और आइंदा भी करेगी। तो आप सुन रहे थे, खड़गे साहब कह रहे हैं कि वो पहले अपना घर संभालें फिर हमें नसीहत दें। हालांकि खड़गे साहब भी ये जानते हैं कि जिस तरह से अंदर खले चीजें चल रही हैं वो कहीं डेंट ना कांग्रेस को हरियाणा में ला दे। आइए एक नजर ये भी डालते हैं कि हरियाणा की राजनीति में दलितों की क्या हिस्सेदारी है। दलित जिस ओर गए, लगभग माना जाता है कि सत्ता के करीब वही पार्टी पहुंचती है जो दलितों को अपने साथ लेकर चलती है। कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं और उसके बाद आपको सीधे लिए चलते हैं। देखिए, जाट 22%, दलित 21%, पंजाबी 8%, ब्राह्मण 7.5%, अहीर 5.14% और 5% वैश्य हैं। ये आंकड़े हम लगातार इसलिए आपको समझाते हैं ताकि आप एकदम क्लियर रहें किस तरह से जो कास्ट फैक्टर है पॉलिटिक्स में वो हरियाणा में किस तरह से अहम भूमिका निभाता है। बिल्कुल, और इसी जाति 21% दलित का प्रतिनिधित्व जो है कांग्रेस में कुमारी शैलजा कर रही हैं। और शायद यही वजह है कि शैलजा की नाराज़गी को लेकर के कांग्रेस जो है अब चिंतित नज़र आ रही है। और हालांकि नाराज़गी से ज़्यादा चिंता कांग्रेस की ये है कि बीजेपी उन्हें ऑफर कर रही है। अगर बीजेपी में शैलजा आती है तो निश्चित तौर पे इस चुनाव में भी उसका असर देखने को मिलेगा। और कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप शर्मा खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने पर्ची खर्ची से अपने रिश्तेदारों को नौकरी पर लगवाया है। हुड्डा साहब ने कहा है कि इसी खर्ची और पर्ची के तर्ज पर गाँव के लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। ये आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। इससे पहले भी हमने एक बाइट जो है पिछली बार आपको दिखाया था, जो कि फरीदाबाद NIT के से मनीष शर्मा जो वहाँ के जो प्रत्याशी थे, उन्होंने जिस तरीके से बात कही कि 50 वोट बराबर एक नौकरी, यानी 50 वोटर अगर आप है आपके पास तो आपको एक जो है पर्ची दी जाएगी, आपको नौकरी दी जाएगी। एक बार सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। आपसे रिश्ता मैंने को अपना रिश्तेदार लगा दिया,
जो लगे हैं गांव के लगे हैं, इस हल्के के लगे 1700 बच्चे लाए। अब हुड्डा साहब ने कहा है 2 लाख नौकरी देंगे। भाई 2 लाख नौकरियों में थारे गांव का जो हिस्सा बने उससे 20-25% फालतू लाके दे दो, चलता और विकास करना। तो आपने सुना किस तरह से बयान दे रहे हैं। हालांकि इन तमाम बयानों को बड़ा मद्देनजर रखा जा रहा है। कई जो ऐसे लोग हैं जिन पर ये बयान किए जा रहे हैं वो बड़े साइलेंटली तरीके से सुन रहे हैं और जवाब तो उनकी उंगली जो मतदान के रूप में देगी वो देखना दिलचस्प है। लेकिन चर्चा हमारा काम है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हिम्मत यादव साहब जुड़ गए कांग्रेस पार्टी से, राजबीर रोहिला साहब जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से। हिम्मत साहब, बीजेपी कह रही है उनके तमाम बड़े नेता जो चाहे मुख्यमंत्री हों या तमाम बड़े नेता जो है वो वेलकम करने बैठे हैं, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि अगर ये उनका वेलकम करना सही साबित हुआ और शैलजा जी कहीं भी इधर उधर हुई तो ये बड़ा डेंट होगा ऐसे समय में आपकी पार्टी के लिए। क्या आपको लगता है कि ये जो डैमेज है उसको आप कंट्रोल कर लेंगे और सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, सभी विकास जी, सभी आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। और तमाम पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। जो ये शगुफा जो मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जो प्रदेश के अंदर चलाया जा रहा है, ये बिल्कुल आधारहीन बात है। आदरणीय शैलजा जी जो हैं, उनके पिता चौधरी दलबीर सिंह और कुमारी शैलजा, इनके लहू के अंदर कांग्रेस कूट कूट के इनके तिरंगा इनके लहू के अंदर बहता है और इनके त्याग और समर्पण को पार्टी ने समय समय के ऊपर इनके त्याग समर्पण को सलाम किया है और उसको आगे बढ़ाया है। आदरणीय शैलजा जी आज CWC की मेंबर हैं, राष्ट्र महासचिव हैं और उत्तराखंड जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश की इंचार्ज भी हैं। तो ये कहां से अब्दुल्ला दीवाना बेगानी की शादी में इतनी बड़ी नेता प्रचार में नहीं नजर आ रही है ना सर? हिम्मत जी तब नहीं, देखिए विकास जी, आपने देखा कि जब नॉमिनेशन का टाइम था, तमाम नेताओं का जो है नॉमिनेशन मैडम ने करवाया है, सक्रिय रूप में आपने सारी मीटिंगों के अंदर देखा है। और जहां तक आप दिखा रहे थे टिकट का और ये विषय जो है, ये अब हर नेता अपने समर्थकों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन अंत के अंदर पार्टी हाईकमान को फैसला करना पड़ता है और वो सभी नेताओं को स्वीकार होता है। चाहे वो हुड्डा साहब हों, चाहे वो शैलजा जी हों, चाहे वो रणदीप जी हों, हिम्मत जी, आरोप ये नहीं है केवल शैलजा की बात नहीं है। आरोप कांग्रेस पे ये है कि वह दलितों का सम्मान नहीं कर पाती। दलित नेता जब आगे बढ़ते तो उनको बढ़ने नहीं दिया था और अब ये शैलजा के केस में साफ तौर पर देखा जा रहा है। मुकेश जी, आरोप लगाने वाले कौन है? अरे आरोप लगाने वाली बात नहीं, मैं इंस्टेंस बता रहा हूँ, कुछ इंस्टेंस बता रहा हूँ। जैसे जयप्रकाश, आपके यहाँ के जो जयप्रकाश जी जो सांसद, उन्होंने क्या क्या कहा? क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया आई? आला कमान ने इंटरफेयर किया? क्या उन्होंने माफी मांगी? किसी एक व्यक्ति विशेष की वजह से पूरी पार्टी को आप कैटेगरी में नहीं खड़ा कर सकते। नहीं, वो आपका कोई पार्टी विशेष नहीं है। हिम्मत यादव जी, डॉक्टर हिम्मत यादव जी, आप डॉक्टर हिम्मत यादव हैं। नेता का एक मिनट, आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, उनके व्यक्तिगत वो ये तो निंदनीय है किसी महिला के बारे में कहना या किसी नेता के बारे में कहना या किसी विशेष वर्ग के बारे में कोई बात कहना किसी को भी शोभा नहीं देती। ये चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो किसी दूसरी पार्टी का भी हो। लेकिन जो सम्मान की बात जहां तक आती है, सम्मान के अंदर आदरणीय खड़गे साहब जो है इस देश की सबसे, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। आज आप इस बात को तो नकार नहीं सकते। आप ठीक कह रहे हैं। दो सवाल। पंजाब के अंदर भी चरणजीत चन्नी जी को मुख्यमंत्री कांग्रेस नहीं बनाया होगा और महाराष्ट्र के अंदर भी हमने मुख्यमंत्री दलित चेहरा दिया। बहुत सारे प्रदेशों हमने दलित चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, बड़ी बड़ी जिम्मेवारियों के ऊपर रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी से हमें सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए राजबीर रोहिला जी हैं, आपने जो सवाल खड़े किए हैं, जो आर्गुमेंट दिया है, रोहिला साहब से जवाब लेंगे। है और हिम्मत यादव जी ने कहा कि हमने दलितों का सम्मान किया है, दलित को मुख्यमंत्री बनाया है, पार्टी में पोजीशन दी है। बाकी लेकिन शैलजा के बारे में जो बातें कही हैं, अहलावाद जिसमें रोहिला जी हमारे साथ है। रोहिला जी क्या कहेंगे जिस तरीके से शैलजा के साथ हो रहा है और बीजेपी ऑफर कर रही है, क्या ये अवसर तलाशना हुआ आपदा में अवसर कह सकते हैं इसको? रोहिला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करें अपने मोबाइल को, अनम्यूट। जी अब आ रही है, अब आ रही है जी। ये आपका कुछ वॉइस में कुछ पैच नहीं हो पा रहा ढंग से शायद।
अच्छा ठीक है, वो मैं करूंगा, अगर मैं आ रही है तो आप बोले कि क्या जो कांग्रेस में जो आपदा आई है इसको अवसर के रूप में बीजेपी देख रही है? मेरी बात आप, ये जो जी। कांग्रेस का कल्चर है और सामंतवादी सोच है, ये दोनों का मिश्रण है हरियाणा में। केंद्र में सीताराम केसरी के साथ क्या होता है वो कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हरियाणा में लगातार एक पीरियड चला है, जैसे जैसे हुड्डा साहब का राज आया, दलितों पर जो अत्याचार हुए, जो मिर्जपुर कांड हुआ, जो गोहाना हुआ, या और भी जो घटनाएं हुई, वो न्याय नहीं मिला उन लोगों को। ये एक सामंतवादी सोच है। उसके बाद जो ये 10 साल का कार्यकाल है मनोहर लाल जी का, उसके अंदर जो कांग्रेस के अंदर जो घटित हुआ है, जो पलायन हुआ कांग्रेस के अंदर, वो एक बड़ा गंभीर विषय है। अशोक तंवर जी का जो दिल्ली कोठी पर जो उनके गर्दन पे मुक्के मारे थे, वो इन्हीं के लोगों ने मारे थे। और जो शैलजा जी की जो प्रकरण आ रहा है, शैलजा जी बड़ी शांत नेता है, वो रिएक्ट नहीं करती, वो एक्शन करती है। वो रिएक्ट नहीं करती, वो उनसे आप कुछ पूछोगे वो कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन दिया कांग्रेस पार्टी को, और ये पक्ष विपक्ष से ऊपर की बात है। लेकिन जो उनके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया, जो सिरसा में जो उनको टिकट दी थी, उसके बाद प्रचार करने नहीं जाना, क्योंकि हमने बार बार पूछा और प्रचार करने गए नहीं वो, लेकिन वो अपने दम पे सीट निकाल के ले गई वो। उनको बधाई है इस बात की, भाई उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और वो जीत गई। उसके बाद जो टिकटों का वितरण हुआ, टिकटों के वितरण में जो आपने बताया 72-73 सीटें हुड्डा साहब ने अपने कार्यकर्ताओं को दिलवाई या समर्थकों को दिलवाई, और 7-8 उनको आई, जबकि सबसे बड़ी जीत शायद उन्होंने हासिल की थी रोहतक के बाद। और वो कभी भी रिएक्ट नहीं करती, वो बड़ा शांति से अपना कार्य करती रहती है, वो चाहे उनको प्रभारी बनाया गया। और लेकिन अब तो अति हो गई। मैं अपने जो ट्रोलर गैंग है, जब मनोहर लाल जी से आज ये सवाल पूछा गया कि क्या आप शामिल करा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि कुछ रणनीतियों को अभी अंदर ही रहने दो, जब आएंगी तो बता देंगे। तो क्या अभी अंदर खाने कुछ चल रहा है, बातचीत हो पाई है कुछ? आपको आसानी से समझ में आ जाए कि पूरी बात, एक पूरा नैरेटिव है उनके खिलाफ। इन्होंने अपने प्रचार तंत्र को एक्टिव किया, सोशल मीडिया पे जो बयानबाजी हुई है, ठीक है ना, दो वीडियो तो ऐसे आपत्तिजनक आए हैं जिनके बारे में हम यहाँ बात भी नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये कोई आज की बात नहीं है, एक नैरेटिव है, एक सामंतवादी सोच का नैरेटिव है। जो भाई हमारी सोच यही है, दलित विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, गरीब विरोधी है। इन्हें वोट तो चाहिए गरीबों के, दलितों के वोट भी चाहिए, लेकिन जब सम्मान देने की बात आती है तो उनको हाशिए पे छोड़ दिया जाता है। ऐसे बहुत से नेता है। और आज जो 13 तारीख के बाद, मैं हिम्मत यादव से रिएक्शन लूंगा, बहुत कम ध्यान से आपकी बातों को सुन रहे हैं। लेकिन पहले उससे पहले सांसद जयप्रकाश जी का एक वीडियो हमारे पास आया है जो वायरल हो रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। वो मैं देखा कि जो मंच पर वो एक व्यापारी को लात मार रहे हैं, और वो व्यापारी जो है वो भी दलित व्यापारी है। तो एक बार जरा ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। और मैं बहुत धन्यवाद। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है उन्होंने, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। पता नहीं जयप्रकाश जी को लगा नहीं कि यहाँ कैमरे जो है वो कैमरे में सब चीज़ कैद होता है, और कैमरा के सामने, हालांकि उन्हें अगर पता होता है सामने कैमरा है तो ऐसा नहीं करते। तो ये डॉक्टर जी उन्होंने अभी जो गिलास में जो बयान दिया था, कोई अच्छा बयान नहीं था। वो ताली लिपस्टिक लगाने से टिकट मिलती तो मैं भी लगा लेता। ये क्या मतलब है भाई इस चीज का? तो ये सामंतवादी सोच है सर, ये जो घर कर चुकी है। ठीक है, जवाब लेते हैं। हिम्मत यादव साहब क्या कहेंगे इस वीडियो को? आपने भी देखा होगा, खूब वायरल है। जब मन से अगर इस तरह की चलेंगी लात तो फिर कैसे बनेगी बात? जरा बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, समझाइए थोड़ा। देखिए मुकेश जी, मैंने तो ये वीडियो नहीं देखा, अब आपके माध्यम से मुझे वीडियो देखने का मौका मिला है। अगर इस तरह की कोई घटना है तो गलत है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो सकता है उनको मंच के ऊपर व्यवस्था ना समझ में आई और उसकी वजह से उन्होंने हरकत की हो, लेकिन हम फिर भी इसकी निंदा करते हैं। ये किसी भी स्तर के ऊपर ये उचित नहीं हो सकता। रही बात जो रोहिल्ला जी बात रख रहे थे, सामंतवादी और तमाम बातें हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग भी आज हमारे को बताने चले हैं ये बातें। अरे आप लोग तो दलित और आदिवासी के विरोधी नहीं, इनको खत्म करने की आपने सदा राजनीति की है। आपने देखा नहीं किस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार से घृणित काम किया गया था। ऐसी तमाम कितनी घटनाएं मैं गिनवा दूं, ये डिबेट बहुत लंबी लेके जानी पड़ेगी। और आप चिंता ना करें शैलजा जी के बारे में,
शैलजा जी बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल। बड़ी खुश है और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सदा मान सम्मान दिया है। बिल्कुल, आप और कह रहे हैं कि शैलजा खुश है, मान सम्मान दिया है। ये शैलजा को और कांग्रेस के भीतर शैलजा का अपमान किया जा रहा है। हिम्मत यादव जी कह रहे हैं कि नहीं, पूरे सम्मान के साथ रखा जा रहा है, सम्मान के साथ रखा जा रहा है। हिम्मत यादव जी 1 सप्ताह से वो मैदान में नहीं आई हैं और पार्टी का कोई भी बड़ा नेता, कोई भी वरिष्ठ नेता शैलजा के संपर्क में नहीं है। तो ये किस तरीके का सम्मान है? ये कौन से सूत्र आपके कि पार्टी हाईकमान उनके संपर्क में नहीं है मुकेश जी? मैं बता रहा हूँ, मैं शैलजा जी कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता हैं कि वो आदरणीय खड़गे जी से, सोनिया जी से, राहुल बड़ी जी से, नेता है, इसको हम भी नहीं किसी नकार से रहे, भी- लेकिन संपर्क है किसी इस से बात भी- का आप पे क्या पुख्ता सूत्र है सर, वो भी बता दीजिए तो हमें थोड़ा और। अरे हमारे पास जो सूत्र है तो आपके पास कहां से आएंगे? हम पार्टी के इनसाइडर हैं। हम जो बात है मैं प्रवक्ता के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत बात है कि एक शगुफा है और ये अच्छा, तो इनके चलिए, पास ठीक है, संपर्क में मैं मान गया, संपर्क में। मैं हरियाणा आपकी में बात मान चुनाव गया। लड़ने का कोई मुद्दा नहीं है नहीं, मुकेश ठीक है। जी। हिम्मत जी, इसलिए हिम्मत जी, ये मैं आपकी बात मान गया। दूसरों मैं के घरों में झांक करके आज रामविलास जी की क्या हालात है, बेचारे रोए हैं जनता के सामने। आज ठीक है, जो बिल्कुल वो भी संस्थापक बात थे, सही है आपकी। मैं जो कह रहा भारतीय जनता हूँ, पार्टी आपने के कहा उनके जो कि क्या हालात संपर्क थे में इन्होंने? है, मैं आपकी बात को मान गया, आपकी बात आप सही बोल रहे हैं। तब संपर्क में होने के बावजूद वो 1 सप्ताह से प्रचार में क्यों नहीं आ रही है? देखिए मुकेश जी, अभी जो है सीएलपी लीडर कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। हाँ। आदरणीय उदय वान जी क्या हैं? प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमेशा प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर, इनकी भूमिका होती है चुनाव को चुनाव को आगे ड्राइव करने की। और वो भूमिका हुड्डा साहब और वो कर रहे हैं। और जहां जहां शैलजा मैडम की महसूस होगा, मतलब आप कह रहे हैं उनकी कि जहां शैलजा, कुमारी शैलजा स्टार प्रचारक नहीं है बीजेपी की हुड्डा की नजर में, कांग्रेस की वो स्टार नहीं, स्टार प्रचारक प्रचारक हैं, वो बहुत बड़ी नेता हैं। उनकी तुलना करना हमारे मुंह से भी नहीं। छोटा आप लगे। कह रहे हैं जहां जहां जरूरत पड़ेगी, जहां जहां जरूरत का मतलब ये होता है कि जहां पर भी राष्ट्रीय नेता जब आएंगे एक मंच के ऊपर, बड़ी रैलियां होंगी। अभी तो हल्के स्तर के ऊपर कहीं हुड्डा साहब जा रहे हैं, कहीं कोई दीपेंद्र जी जा रहे हैं, कहीं उदयवान जी जा रहे हैं, कोई 4-4, 5-5 नेता आपको एक जगह तो कुमारी शैलजा कम से कम अपने क्षेत्र में तो जा सकती है ना, अपने क्षेत्र में तो प्रचार कर सकती हैं। नहीं, आप देखेंगे कुमारी शैलजा जी भी आपको नजर आएंगी। नहीं, आपने कब किया? आपके क्या बीमार है वो? शैलजा जी बीमार है, तबियत ठीक है उनकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शैलजा जी का कोई स्वास्थ्य ठीक तो आप कह रहे हैं कि सर केंद्र के संपर्क में है वो, तो केंद्र के संपर्क में क्या कह रहे हैं? केंद्र के सदा संपर्क में रहती हैं। वो खुद ही केंद्र का हिस्सा है। आपको पता है मुकेश जी कितनी बड़ी नेता है। मैं वो इसीलिए तो चिंता हो रही है, हिम्मत जी, इसीलिए चिंता हो रही है क्योंकि उस जो समय इतनी इससे बड़ी पहले नेता है। जब छत्तीसगढ़ में चुनाव थे तो मैं आपको बताऊं 25 दिन वहीं था और हर दिन शैलजा जी से मिलना होता था। शाम को बढ़िया वो रिपोर्ट लेती थी और जिस तरह से एक्टिव लगती थी, तो इसलिए हम लोग बड़े आश्चर्य हैं कि हरियाणा के चुनाव है और वहां अगर वो एक्टिव नहीं नजर आ रही। चलिए, आपका दावा ठीक है, मैं ब्रेक के लिए जा रहा हूं। रोहिला जी मुस्कुरा रहे हैं, मैं लौट के आऊंगा तो जी। रोहिला जी से पूछूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पूछेंगे रोहिला जी से कि 1 सप्ताह से नहीं आई है, तबियत उनकी ठीक है, आला कमान के संपर्क में भी है, तो आखिर क्या वजह है? क्या वो बीजेपी के ऑफर के इंतजार कर रही है? करेंगे चर्चा, लेकिन जाइएगा कहीं नहीं, वक्त एक छोटे से ब्रेक। रोहिला साहब, आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो ऑफर आपने दिया है, क्या एक्सेप्ट हुआ है या अभी होल्ड कर दिया गया है? क्या कुछ अपडेट है, जरा आप बताइए। नहीं, क्या बीजेपी संपर्क में है शैलजा के? चूंकि कांग्रेस तो संपर्क में नहीं है 1 सप्ताह से, क्या बीजेपी शैलजा के संपर्क में है? बात तो कांग्रेस के प्रवक्ता बता सकते हैं, है ना? हम अपनी बात करते हैं, हमारी तरफ से तो ओपन ऑफर है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है यहाँ, तो इतने बड़े बड़े नेता के ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ कोई भी ऐसे स्वागत करते हैं। और एक बात कहता हूँ आपको, हाँ, उनकी भूमिका उचित लगती है। वो भूमिका भारतीय जनता पार्टी देने का भरसक प्रयास करती है। वो चाहे चौधरी जी को राज्यसभा सांसद हो, चौधरी जी को तोसाम की टिकट हो, या इससे पहले तो हमारे पास नेता थे डीपी वत्स जी थे, या और अन्य नेता जिनको हमने समय समय पर राज्यसभा भेजा, विधानसभा का टिकट दिया, या अन्य जगह जो केंद्र में मंत्री बनाया। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कितने बड़े नेता, हालांकि गद्दावर नेता रहे हैं वो। तो भारतीय जनता पार्टी सम्मान देने में कोई और कसर नहीं रखती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोटोकॉल है, एक नियम वर्दी है या पैटर्न बड़े हुए हैं, वो फॉलो करने होते हैं। तो किसी को समझ में आ जाता है, किसी को समझ में आते। तो लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में एक बार आ जाता है तो दोबारा उसका मन नहीं करता कहीं जाता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, कई बार महत्वाकांक्षी हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी शैलजा जी अगर विचार करती है तो खुले
मन से स्वागत करेंगे। ऐसे मतलब वेट एंड वॉच वाली स्थिति अभी, मतलब संपर्क नहीं है, अगर वो आती हैं तो स्वागत है, आप यही कह रहे हैं। चलिए राजवीर जी आपका और हिम्मत जी आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा के लिए। आगे बढ़ेंगे, अब बहुत जल्दी से आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। आज यहां उनकी 5 चुनावी रैलियां थी। उन्होंने पहली चुनावी रैली मेंढर में की है, तो दूसरी थाना मंडी में, तीसरी राजौरी में। मेंढर में उन्होंने कहा कि 90 के दशक में फारूक की मेहरबानी से आतंकवाद आया। अब तक यहां बहुत गोलीबारी हुई थी क्योंकि यहां के आका पाकिस्तान से डरते थे। जब पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से अब डरता है, पाकिस्तान की हिम्मत अब नहीं है कि वह गोलीबारी कर सके। उन्होंने क्या कुछ कहा है, गोलीबारी के साथ ही आतंकवाद, अलगाववाद पर भी कई निशाने साधे लगातार हैं। बहुत ही कड़े हमले किए हैं और एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले जो हैं बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं कांग्रेस पे और एनसी और खासतौर पे घाटी में जितनी भी पार्टियां सक्रिय है सब पर अमित शाह हमला कर रहे हैं और बहुत ही करारा हमला कर रहे हैं आतंकवाद को लेकर के और खासतौर पे 370 को लेकर के उनका एजेंडा और पाकिस्तान का एजेंडा जो साथ मिलता है, इनको लेकर के हमले किए जा रहे हैं। क्या कहा है अमित शाह ने, एक बार सुनते हैं। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव जम्मू कश्मीर में ये 3 परिवारों का शासन समाप्त करने वाला चुनाव होने वाला है। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू गांधी परिवार। वो इसलिए जरूरी है कि तीनों परिवार ने हमारे यहां जमहूरियत को रोक कर रखा था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार न आती, तुम मुझे बताओ पंचायत के चुनाव होते क्या? जरा जोर से बोलो, होते क्या? ब्लॉक के चुनाव होते क्या? जिले के चुनाव होते क्या? आज इस मंच पर ब्लॉक के और जिला पंचायत के चुने हुए सदस्य बैठे हैं, उनको कभी मौका नहीं मिलता। वो तो अपने 3 परिवारों की सल्तनत को संभालने में पड़े थे। नरेंद्र मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी और मुर्तुजा भाई जैसे लोग जिन्होंने जमहूरियत के लिए संघर्ष किया और आज कश्मीर का 30,000 युवा जम्मू कश्मीर का अलग अलग जगह पे चुनाव लड़कर जमहूरियत का आनंद ले रहा है, अधिकार भोग रहा है। और मैं आपको बताकर जाता हूं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम अगर आएंगे तो ये सारी बातों पर पुनः विचार करेंगे। बड़ी उम्र के बुजुर्ग याद है या नहीं है? अब गोलीबारी होती है क्या? जरा जोर से बोलो भाई, होती है क्या? इसलिए नहीं होती है, पहले यहां के आका जो थे ना, वो पाकिस्तान से डरते थे, अब पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डरता है। नरेंद्र मोदी, इनकी हिम्मत नहीं है गोलीबारी करने की, और किया तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। 90 के दशक से अब तक 2014 तक दहशतगर्दी फैलाई, 40,000 युवा मारे गए, हाथ में पत्थर लेकर अपने भविष्य को समाप्त किए। ये तीनों परिवारों ने दहशतगर्दी को रोका नहीं रोका, इन्होंने आगे बढ़ाने का। आज नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार ने दहशतगर्दी पर समाप्ति करने का काम किया है और युवाओं के हाथ में पत्थर की जगह लैपटॉप देने का काम भारतीय जनता पार्टी। उमर अब्दुल्ला यहां आकर डराते हैं कि जम्मू में दहशतगर्दी आ जाएगी। अब्दुल्ला साहब, आपकी कितनी भी सरपरस्ती हो, मैं आज पहाड़ की वादियों में कहकर जाता हूं, केंद्र में हमारी सरकार है, मैं गृह मंत्री हूं, जनाब मोदी जी प्रधानमंत्री है। हमारी एक खूबसूरत वादियों में दहशतगर्दी को हम नहीं घुसने देंगे, नहीं घुसने देंगे। तो सत्ता के महासंग्राम में आज के लिए इतना ही। हमने आपको दिखाया किस तरीके से शैलजा को लेकर के हरियाणा में जो है वो स्थिति बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तनातनी है। शैलजा 1 सप्ताह से मैदान में नहीं उतरी है, प्रचार नहीं कर रही है और उम्मीद है बीजेपी को कि वो जो ऑफर दिए शायद शैलजा उसे ले आए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व जो है
कांग्रेस का वो शैलजा के संपर्क में नहीं। आगे क्या होगा वो भी आपको बताएंगे। कश्मीर में भी लगातार बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से प्रचार जो है वो जारी है और अभी जब तक तीसरे चरण का चुनाव जो है 25 सितंबर को होने वाला है और मुझे लगता है कि 23 तारीख को है दूसरे चरण के लिए जो है प्रचार खत्म हो जाएगा। उसका वो भी हम बताएंगे। फिलहाल सत्ता के महासंग्राम में मुझे और विकास सक्सेना को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।